है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। एक विरासत को संभालना आसान काम नहीं, तहजीब के तहफ्फुज़ में सदियां गुजर जाती हैं। जब भी बात कभी होगी शहंशाहों की, दस्तरख्वान न तर्क होंगे दास्तानों में। हमारे ताबीर भी हमारी। नेक नीयत और सच्ची लगन से शुरू किया गया हर काम अपने सही अंजाम तक जरूर पहुंचता है। दुनिया का हर वो कामयाब इंसान जिसकी कहानी मंजर आम पर है, अगर समझा जाए तो खुद ही समझ में आ जाता है। सलमा यूसुफ हुसैन की कहानी भी बहुत हद तक नेक नियति और सच्ची लगन से ही मुमकिन हुई। एक उम्र तक सलमा हुसैन को खाना बनाना तक नहीं आता था, लेकिन उनकी लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज वो एक कामयाब फूड हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने फूड हिस्ट्री पर कई किताबें लिखी, सैकड़ों ममालिक में जाकर रिसर्च की, जिनके काम को देखते हुए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। सलमा यूसुफ हुसैन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर यूसुफ हुसैन की बीवी हैं। उन्होंने उस जमाने में फारसी से एमए किया जिस जमाने में हमारे मुआशरे के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से भी कतराते थे। सलमा यूसुफ हुसैन की जिंदगी किस तरह से कामयाब हुई और उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं उनकी जद्दोजहद से कामयाबी तक का सफर उन्हीं की जुबान से। नाजरीन आदाब, मैं नदीम खैर मकदम करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको हर हफ्ते एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने माशरे के लिए कुछ बड़ा किया हो, कुछ हटकर किया हो, मुश्किल हालात में आगे आई हों, कोई नज़ीर पेश की हो। आज भी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सलमा यूसुफ हुसैन। आपने एक बहुत अलग तरह का काम किया है। आप एक फूड हिस्टोरियन हैं, मतलब कि खाने का इतिहास लिखती हैं। राष्ट्रपति भवन की रसोई का इतिहास लिखा है। मुगल कालीन सल्तनत में रसोई किस तरह की होती थी, किस तरह के रेसिपीज होती थी, उन सब के बारे में लिखा है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आज भी वो ये काम बखूबी कर रही हैं। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। हमारे साथ फिलहाल सलमा जी मौजूद हैं। सलमा जी, वेलकम टू आवर शो। हम आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले हम आपकी किताबों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही मेरे को पता लगा कि आप खाने के बारे में लिखती हैं, तो कहते हैं ना कि वो दिल तक जाने का रास्ता पेट से गुजरता है। मुझे लगा कि आज एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होने वाली है। भाई, मगर ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी कि जाहिर है कि रास्ता तो पेट के खाने से जाता है पेट में, मगर अब मेरे पास तो सिर्फ कागज़ ही कागज़ हैं, खाना तो है नहीं, तो आपको तो वैसे ही भूखा रहना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हमारी किताबों की। मैं बहुत पहले बच्चों के लिए लिखती थी और नेशनल बुक ट्रस्ट की काफ़ी, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की किताबों को मैं तर्जुमा करती थी उनके लिए। फिर एक किताब मैंने लिखी, अच्छे बच्चों के अच्छे क़िस्से, जो कि जिसमें कुरान शरीफ के क़िस्से थे। मैंने सोचा आजकल के बच्चे कुरान शरीफ तो पढ़ते हैं नहीं और अंग्रेज़ी स्कूलों में जाते हैं, घर में भी ऐसी कोई ख़ास तालीम होती नहीं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी दिलचस्प क़िस्से उसमें शामिल हैं। तो खैर वो किताब हमने लिखी और वो किताब का बड़ी अच्छी बिकी और यूपी से हमको इसके लिए भी अवार्ड मिला था। पहला अवार्ड बच्चों की किताब के लिए मुझे मिला, वो ये किताब थी। उसके बाद अमीर खुसरो पर एक किताब हमने लिखी और वो किताब पर भी हमको एक अवार्ड मिला था यूपी गवर्नमेंट से। वो अनफॉर्चुनेटली अब वो किताब हमारे पास है नहीं, इस वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। तो इस तरह किताबों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर मैंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि मैं खानों पर किताबें लिखूंगी।
क्योंकि मैं कोई बड़ी भारी एक्सपर्ट नहीं थी खानों की। मगर जब मैं रेडियो स्टेशन में काम करने लगी एज ए डायरेक्टर और सरकारी मकान मुझे कर्जन रोड पर मिला, तो हमारे पड़ोस में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की असिस्टेंट डायरेक्टर रहा करती थी आशा मल्होत्रा। तो आशा जी के यहाँ बड़ी पार्टीज हुआ करती थी, तो चूंकि हम नेबर थे, बिल्कुल पड़ोस में थे, तो आशा हमें बुलाती थी। अब हमको बुरा लगा कि यार उसके यहाँ खाना हम खा के आ जाते हैं, तो अब हमको भी तो खिलाना चाहिए। तो हमारा कुक था बड़ा अच्छा गोपाल, वो किसी मिलिट्री ऑफिसर के साथ काम कर चुका था और बड़ा अच्छा खाना बनाता था। तो हमने यूँ पार्टीज़ का सिलसिला शुरू किया और उनके यहाँ बड़े सारे फॉरेनर्स भी आते थे और हम लोग मिला जुला खाना होता था। वो अपना कुछ खाना ले आती थी, हम अपना कुछ लेते थे, मगर हर बार आप वही खाना तो खिला नहीं सकते भैया, आपको थोड़ा बहुत अलग करना होता है। तो अब तलाश शुरू हुई, पड़ोसियों से पूछा, दोस्तों से पूछा, किसी से पूछा, रेडियो में पूछा कि भैया नई नई तरकीबें ज़रा बताइए। किसी के घर चले गए, वहाँ अम्मा से दादी से पूछ करके इस तरह खाने का शौक़ हमारा आगे बढ़ा और हम खाना पकाने लगे। और तब हमारी दोस्ती भी थी, बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। बदनी साहब जो थे वो जॉइंट सेक्रेटरी थे उसके INB के, वो उनकी बीवी से हमारी दोस्ती थी, तो वो लोग भी आते थे हमारे यहाँ खाना खाने। डिपार्टमेंट टूरिज्म के DG थे, वो भी आ जाते थे हमारे यहाँ खाने। और हमारी दोस्ती उमा शर्मा इन लोगों से थी, अमजद अली खां, तो उमा के ये दोस्त है, तो उमा इन लोगों को लेके हमारे घर आती थी और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा खाना बनता था, क्योंकि गोश्त मुसलमान बनाता है वो कहीं नहीं बन सकता। आशा के यहाँ वो पंजाबन थे, तो वो पंजाबी खाने बना लेती थी। दूसरी तरफ एंग्लो इंडियन थी, वो बेकरी कर लेती थी, पुडिंग वुडिंग बनाती थी। हम रह गए, हम तो सब कहते थे कि नहीं भाई तुम बिरयानी बनाना, देखो तुम हलीम बनाना, हाँ तुम खिचड़ा बना लेना। और इस तरह हमारा ये बढ़ता गया। हमारा पहला जॉब जो था वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में था। अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में हमारा काम था कि जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस उस ज़माने में थी बिटवीन द ब्रिटिश ऑफिसर्स, वाइसरॉयज एंड नेटिव राजा नवाब, वो सब फारसी में थी। और वहाँ फॉरेनर्स आते थे रिसर्च करने के लिए, तो वो ट्रांसलेशन होना ज़रूरी होता था। और हमारा काम था कि हम वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो थे उसको हम ट्रांसलेट करें। तो हमारा गुजर लाइब्रेरी में होता था, स्टैक एरिया में हम बैठे रहते थे, सारी लाइब्रेरी वहाँ की किताबें देखते थे, तो वहाँ हमारी नज़र पड़ती थी इन नुस्ख़ों पर। और वहाँ हमने ये नुस्खे पढ़ना शुरू किए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट हाथ की लिखी हुई होती थी। और इस तरह हम ये फारसी के डिफरेंट राइटिंग्स में लिखे हुए नुस्खों पर पढ़ने पे हमको उबूर हासिल हो गया। अब हमने सोचा कि ये देखो, अगर बाबर के बारे में देखना है तो एक अलग किताब ढूंढो लाइब्रेरी में जाके, बाबर के मुतालिक बाबरनामा लेकर आओ। पर हुमायूं पे देखना तो हुमायूं नामा लेकर आओ। तो व्हाई नॉट वी कंबाइन ऑल दिस मुग़ल एम्परर्स इन वन प्लेस, ताकि अगर किसी को मुग़ल बादशाहों के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो वो एक किताब उठा ले और उसमें पढ़ ले। पर हमने सोचा कि भाई खाली हिस्ट्री से तो काम चलेगा नहीं, उसके साथ थोड़ा दिलचस्पी भी कुछ होनी चाहिए। तो हमने उसमें खाने जोड़ने शुरू किए। मगर अब वो खाने बाबर क्या खाता था। देन आई टुक द ट्रैवल, आई वेंट ऑल ओवर, आई वेंट अप टू फरगाना, किर्गिस्तान, आई वेंट टू उज़्बेकिस्तान। वहाँ रिसर्च किया, वहाँ पूछा लोगों को कि कैसे खाना होता था, क्या बनता था, क्या खाते थे। वहाँ से ईरान गए हम, ईरान से हम सीरिया गए, हम तुर्की गए, हम अफ़गानिस्तान गए। एंड आई ट्रैवल्ड द होल बेल्ट एंड आई केम बैक एंड देन आई रोट दिस बुक विच इज़ कॉल्ड एम्परर्स टेबल। नाउ दिस इज़ द बुक, इट हैज़ हिस्ट्री ऑफ 6 मुग़ल एम्परर्स, बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक, और हर एम्परर के 6 खाने हैं। तो ये किताब हमने लिखी एंड इट गॉट 3 अवार्ड्स। इंटरनेशनल अवार्ड मिले मुझे पेरिस से, जूरी का अवार्ड स्पेशल मिला, और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट से वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया इस किताब के लिए। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट बुक ऑन द culinary आर्ट ऑफ इंडिया। एंड इट इज़ इवन टुडे पीपल राइट टू मी दैट हमने इसमें से खाना बनाया और बहुत अच्छा खाना बना। जापान से मुझे ख़त आने लगे, कोरिया से मुझे ख़त आने लगे
कि हमने पाकिस्तान से आने लगे कि इसमें से खाने बनाए हैं और बड़े अच्छे खाने बने हैं और ऑथेंटिसिटी थी। सलमा जी, जायके के शौकीनों के लिए आपकी बुक मुझे लगता है सबसे बड़ा तोहफा होगी। अगर मैं आपकी बुक खरीदना चाहूँ या कोई और आपकी बुक लेना चाहे कहीं से, कहाँ मिलेगी? अब ये बुक आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, अब वो हमारा पब्लिशर जो है उसकी 3rd कॉपी छपवा रहे हैं। ओके। तो अब इंशाअल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद वो छप पाएंगे। रोली पब्लिशर ने हमको बुला के कहा कि भाई सलमा जी ऐसा है कि कुछ छोटी सी किताब लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, हम एक सीरीज़ निकालना चाहते हैं, रोटी है, खाना, सालन है और शरबत है। आई ऑप्टेड फॉर शरबत। ऐसे आज के ज़माने में बच्चे जा रहे हैं कोका कोला पी रहे हैं, फलाना पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस शरबत। वो काफ़ी नुकसान देता है। हाँ, तो ये किताब हमने लिखी विच इज़ कॉल्ड द 50 शरबत्स ऑफ इंडिया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिससे आप हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं और उससे अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। और ये सारी जो तस्वीरें हैं इसके अंदर वो हम बनाते गए शरबत और फोटोग्राफर फ़ोटो लेता गया। ये नहीं कि हमने कहीं से फ़ोटोज़ लेके लगा दिए ना, आई यूज़ टू मेक देम ऑन द स्पॉट, वहाँ बनाती थी और वही उसकी फ़ोटोग्राफी होती थी। किताब पर एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, कहिए। स्वाद भी सेहत भी। वाह, सही बात है। ये आपको पता लगा ये एम्प्रेस टेबल जो है इसमें खाने जो हैं बिल्कुल सेहतमंद खाने हैं। 4 मसालों का इस्तेमाल होता था कुल जमा, आज हम लगाते हैं 25 मसाले, 12 मसालों का चिकन और 20 मसालों का गोश्त होता है, मगर उस ज़माने में 4 मसाले हुआ करते थे, सिर्फ 4 मसालों से खाने बनाते थे। तो पब्लिशर ने हमसे कहा कि सलमा जी किताब बिकेगी। हमने कहा भैया बिकनी तो चाहिए, मसाले अगर बादशाह खाते थे तो यह आज का आदमी क्यों नहीं खा सकता है इसको। हाँ, तो यहाँ मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि मैम ने, सलमा जी ने MA किया है फ़ारसी में, पर्शियन में। और जब किया MA तो लोग बहुत हंसे और घर पर में कहने लगे पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल। अरे क्या करोगी तुम, या टीचर बन जाओगी कहीं या जाके कहीं कॉलेज में लेक्चरर हो जाओगी, कोई अच्छी नौकरी तुम्हें मिलेगी नहीं, देख लेना। हमने कहा भाई ये देखिए हमको टीचिंग भी नहीं करनी है और हमको प्रोफेसरी भी नहीं करनी है, हम कुछ और करेंगे। तो हम आर्काइव्स आ गए और यहाँ हमने अपना शुरू किया कामकाज और काफ़ी अच्छा हमने वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना सीख लिया और उसी को हम इस्तेमाल में लाए। जब इस मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना सीख लिया और ये किताबों पे जमा किया हमने, तो हमारे सफ़र में हम लाइब्रेरीज़ में गए और हमने देखा कि क्या मुग़लों ने इतना रिकॉर्डेड उनका मटेरियल है, हिस्ट्री इतनी उन्होंने डायराइज की है, क्या इन्होंने खाने पर भी कुछ छोड़ा है। तब हमारी नज़र पड़ी एक मैन्यूस्क्रिप्ट पर कॉल अलवाने नेमत, उसका हमने तर्जुमा किया। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जल्द छप नहीं सकी और आजकल वो पब्लिशर के कब्ज़े में है और लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो छप कर तैयार हो जाएगी। इस बीच में रूपा ने हमें कमीशन किया कि कुछ ये फ़ारसी के नुस्खे हैं, ये पुलाव की तरकीबें हैं, आप इन्हें तर्जुमा करिए। और इस तरह ये पुलाव की किताब हमने फ़ारसी से तर्जुमा की और ये किताब तैयार हुई और इसका भी 2-3 एडिशन छप चुके हैं। और अब ये किताब अब बिल्कुल आउट ऑफ प्रिंट है। फिर हमने एक और नुस्खा हमारे पब्लिशर ने ढूंढ के निकाला, क्योंकि ये नुस्खा शाहजहानी थी। तो जब प्रमोद कपूर रोली पब्लिशर के लंदन गए तो उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से वो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट हासिल की और वो लेकर आए और हमें कहा कि सलमा जी आपने पुलाव का सेक्शन तो रूपा के लिए कर दिया, अब ये पूरी किताब का तर्जुमा आप हमारे लिए करिए। और इस तरह हमने ये मुग़ल फीस्ट किताब जो है ये पूरा तर्जुमा है नुस्ख़ा शाहजहानी का। जितनी भी रेसिपीज़ थी वो सब हमने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट की और ये किताब जो है दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर। इन किताबों के साथ साथ फिर एक दिन जब हमने ITC में काम करना शुरू किया, एक आर्टिकल हमने लिखा था डाइटरी विजडम ITC के लिए। तो मिस्टर हबीब रहमान जो कि उस ज़माने में वहाँ मौर्या के मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुलाया। वी वर फ्रेंड्स बिकॉज हम लोग की ट्रैवल कंपनी थी। तो यूसुफ के वो दोस्त थे, तो यूसुफ ने कहा हबीब का फ़ोन आया है, चलो बुलाया है तुमको मीटिंग के लिए, क्या करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारी कंसल्टेंट बन जाओ। तो हम ITC के कंसल्टेंट बन गए और हमने उनके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ की खोज की, बहुत सारे मेन्यू बनाए। ये बॉम्बे का मराठा जो है, फिर उसके बाद दिल्ली में जो साकेत है
और उसके बाद बेंगलोर में है। ये बहुत सारी जगह है जहाँ हमने, कलकत्ता के अंदर जितने आईटीसी के होटल्स बनते जाते थे, हम वहाँ अपनी रिसर्च करके उनको रेसिपीज़ देते जाते थे, और वो रेसिपीज़ जो थी वो ट्राई की जाती थी, और उनका फिर उसको ट्राई करने के बाद उसको मेन्यू में शामिल किया जाता था। तो ये एक सफ़र था जिसमें एक नई बात शुरू हुई कि हमारी दी हुई रेसिपीज़ का इन्होंने एहतराम किया और उसको उसमें जोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जब हम आईटीसी में थे तो एक दिन हमें राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपकी मीटिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है। हम गए वहाँ, तो उन्होंने कहा वी वांट टू कमीशन यू कि आप राष्ट्रपति भवन के किचन के बारे में लिखें। 1930 से लेकर के जब नई दिल्ली वजूद में आई, उससे लेकर के अब तक कि कितने सारे हमारे यहाँ राष्ट्रपति आए और उन्होंने इसमें क्या क्या किया, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि काफ़ी अरसे तक राष्ट्रपति भवन का खाना फ्रेंच हुआ करता था। उसमें जाकिर साहब ने एक हैदराबादी डिश डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंडियन खाना आने लगा और आज पूरा इंडियन खाना है। मगर कलाम साहब जो थे उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं, सपोज़ वो ना खाना खाना चाहें हमारा, तो उनकी भी 2 डिशेस होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति भवन के खाने में 2 डिशेस, जो मेहमान बाहर से आता है उसका खाना और बाकी इंडियन खाना और कुछ फ्रेंच खाना भी हुआ करता है। तो ये किताब हमने लिखी, और ये किताब, दिस इज़ द गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यू कैन नॉट फाइंड आउटसाइड। इट इज़ कॉल्ड द अराउंड इंडियाज़ फर्स्ट टेबल। ये किताब है, इसमें पूरा जिक्र है कि कैसे कैसे राष्ट्रपति भवन का खाना जो है वो बदलता गया। तो ये था हमारा सफ़र किताबों का, जो शुरू हुआ एक बच्चों की किताब से, फिर शरबत की किताब से, और पहुंचा आखिर में नुस्खे शाहजहानी की किताब पर, मुग़ल फीस्ट। मेरा जो है रिसर्च का मेन वो जो है वो मुग़लिया ख़ानदान का। अब मैं किताब कर रही हूँ पास्ट टाइम्स ऑफ द मुग़ल्स। सलमा जी, आज आपके हाथों में जादू है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है एक वक्त था जब आपको खाना बनाना नहीं आता था। आज आप एक फूड हिस्टोरियन हैं। ये महारत कैसे हासिल हुई, ये कैसे मुमकिन हुआ? तुमको यकीन नहीं आएगा कि हमारे घर में हमारे और यूसुफ की जब पार्टीज हम करते थे, 50 लोगों से कम लोग नहीं होते थे हमारे यहाँ खाने पर। अब हर बार हम एक ही खाना नहीं खिला पाते थे, तो और ये खाना जो आमतौर पर घरों में मिलता है या और पार्टीज़ में होता, वो नहीं खिला सकते। हम अपनी एक आइडेंटिटी चाहते थे, तो हमने शुरू किया खोजना, देखना, पुरानी किताबें पढ़ी। मैं लखनऊ में जा रही थी तो एक चने वाला था, उसके पास कुछ उर्दू की किताबें परख रखे थे। हमने जो देखा तो वो खाने की तरकीबें थी, तो हमने उससे कहा कि मियाँ ये हमें दे दो। तो कहा चना लेना है? हमने कहा चना नहीं लेना, किताब ये पन्ने लेने हैं। तो कहा ले लीजिए। हमने कहा कितने पैसे थे? कहा अरे ऐसा ही ले जाइए, हम तो बांध बांध के देते हैं, आप तो चना भी नहीं ले रही हैं। खैर हम वो लेकर आए, वो आज तक पन्ने हमारे पास हैं, और क्या रेसिपीज़ हैं उनमें कि आप देखें तो आप दंग रह जाएं। और जब उसमें से हमने खाना बनाया तो लाजवाब। मतलब कि ज़िंदगी में पता नहीं होता कब किसी चीज़ से आपको एक सबक मिल जाए, सीख मिल जाए, कौन से ज़िंदगी के मोड़ पर कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। जगह जगह से ढूंढने लगे, पुरानी किताबें ढूंढ के निकाली। जब बाहर जाते थे तो वहाँ से लाते थे, ईरान गए तो वहाँ से ले आए, उसको इंडियनाइज करते थे हम लोग खाने को। टर्की गए, वहाँ से कबाब का पूरा सफ़र हम ले आए, किताब निकाली कि कबाब का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कबाब कैसे बनने शुरू हुए कबाब। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता रेसिपीज जमा करी। सलमा जी, कई लोग कहते हैं ऐसा कि एक अच्छा शेफ एक मर्द ही होता है, आदमी होता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़े मशहूर प्ले राइट हैं लंदन के, उन्होंने कहा है यू गिव वुमन समथिंग एंड शी डबल्स इट, यू गिव हर स्पर्म शी गिव्स योर चाइल्ड, यू गिव हर चार दीवारी शी गिव्स योर होम, यू गिव हर ग्रेन शी गिव्स यू खाना। तो औरत के हाथ में जो मज़ा है वो मर्द के हाथ में नहीं है। वो करेगा ज़रूर, कोशिश करेगा, अपने एक्सपर्टीज से खाना बना लेगा, मगर औरत के हाथ में जो है वो नेचुरल मज़ा होता है।
और वो नेचुरल मज़ा कभी भी मर्द के हाथ में नहीं आ सकता। तभी सब लोग माँ के खाने की बात करते हैं, बाप के हाँ, खाने की कोई बाप बात के खाने नहीं की कोई करता। बात नहीं करता। अच्छा, नाज़रीन को बता दूं यहाँ पर सलमा जी के जो हस्बैंड हैं, जो शौहर हैं, वो यूसुफ साहब हैं, यूसुफ हुसैन, एक जाने माने एक बड़े एक्टर हैं, आपने उनको देखा होगा। तो सलमा जी, ये जानना जरूर चाहेंगे आपसे कि यूसुफ साहब से मुलाकात कैसे हुई? हम एक दिन गमन देखने गए, मुजफ्फर की फिल्म। हमारी दोस्त की बेटी लखनऊ से आई थी, मेहरू जाफ़र, वो हमारे घर ठहरी हुई थी। मुजफ्फर उनके दोस्त थे। मुजफ्फर हमारे यहाँ आए और कहा कि हम मैक्स मुलर भवन में आज शो कर रहे हैं गमन का, तो आप मेहरू के साथ ज़रूर आइए। हम मेहरू के साथ गमन देखने गए। तब गमन फिल्म ख़त्म हुई तो हमने देखा कि मेहरू की अम्मा के खूबरो जवान के साथ खड़ी हुई हैं वहाँ। मेहरू ने कहा पता नहीं अम्मा कैसे आ गई, अम्मी का तो आने का इरादा था नहीं कोई। खैर हम लोग घर आए, हम कर्जन रोड अपार्टमेंट में रहते थे, और पता लगा कि मेहरू को देखने वो साहब आए थे जो अपने छोटे भाई के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे थे। खैर मेहरू को तो वो उनके भाई पसंद नहीं आए, वो शादी तो नहीं हुई, मगर हमें ये साहब पसंद आ गए और इनको हम पसंद आ गए, तो हमारी शादी हो गई। सलमा जी, इतनी किताबें, इतनी शोहरत, इतना नाम, इतनी कामयाबी होने के बावजूद आज सलमा जी क्या सोचती हैं कि अब क्या ख्वाब है, क्या करना है आगे? अभी तो देखिए 2 किताबें मेरी हैं जो आ जाएंगी जल्दी ही। एक अलवाने नेमत है जो कि ट्रांसलेशन है फारसी द मैन्यूस्क्रिप्ट का, और उसमें कंट्रीब्यूशन है नूरजहां का, कि नूरजहां ने किस तरह जहांगीर के दस्तरखान को आलीशान बनाया और बारौनक बनाया, और कैसा कैसा उसमें क्या क्या इनोवेशन उन्होंने किए। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि वो एक कटोरे के अंदर 7 रंग की दही जमवाती थी, और खाना जो था वो रंग बिरंगी घी में पकता था। तो ये इनके इनोवेशन है, उसमें है ये खाने के आदाब भी हुआ करते थे, और दैट इज़ अ वेरी गुड मैन्यूस्क्रिप्ट। और उसके साथ हमारा एक और काम कंप्लीट हो गया है, खाने के अलावा है जो, और वो है पास टाइम्स ऑफ मुग़ल इंडिया, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, चेस, चौगान, और वो किताब भी कंप्लीट ही है और अब उसकी एडिटिंग होनी बाकी है। तो ये 2 किताबें हैं, और अब थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं अब किताब लिखना बंद करें और कुछ ज़िंदगी का मज़ा उठाएं। तो आई लाइक टू ट्रैवल लॉट्स, मैं बहुत सफ़र करती हूँ और सफ़र करना मुझे अच्छा लगता है, तो अब सोचती हूँ कि कुछ ज़्यादा ही सफ़र करूँ। सलमा जी, आज हम 2020 में हैं, लेकिन आज भी लड़कियों के लिए कई मुश्किलात सामने आती हैं। आपने बहुत पहले के ज़माने में MA किया था, और आज आप एक बड़े मकाम पर हैं, आपने कई जगह काम किया, आज बहुत कामयाब हैं। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी कि आपने अपनी पैशन को फॉलो किया, लेकिन उस वक्त तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा किसी लड़की के लिए एक मकाम हासिल करना। कैसे किया आपने ये? कैसे आपके अम्मी अब्बू राज़ी हुए? और आज जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, या आपने जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं उसके लिए कुछ करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उस ज़माने में माँ बाप जो थे वो अपने बच्चों को वैल्यूज़ देते थे और उन पर एतमाद रखते थे, और बच्चे घरों में ही पलकर बड़े होते थे, सड़कों पर नहीं। आज का ज़माना कुछ बदल गया है, लोग घर में कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं। मैं सिर्फ बच्चियों को ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अपनी इक़दार को पहचानो, अपनी वैल्यूज़ को पहचानो। और आज चलन हो गया है बाहर से खाना मंगाया, पार्सल मंगवा लो, पैक फूड मंगवा लो और खाना खा लो। आई विल से दैट लड़कियों को खाना पकाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने पहले कहा, वे टू मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक। आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से मुझे एक शेर याद आ गया। ये बड़ा खूबसूरत शेर है, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ। नाज़रीन आप भी सुन लीजिए इसको कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। ये था अल्लामा इकबाल का शेर जो उन्होंने कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ज़िंदगी में औरत का एक अहम किरदार है, वो हर मोड़ पर एक अहम किरदार अदा करती है। औरत एक माँ है, औरत एक बहन है,
औरत एक बेटी है, औरत एक बीवी भी है। उसके तमाम किरदार बहुत ज़िम्मेदार और उसके तमाम किरदार बड़े मुक़द्दस हैं। और इस मुक़द्दस किरदार को देखते हुए अल्लाह मियाँ ने भी कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत। जी बिल्कुल सही कहा आपने, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और औरत के वजूद के बगैर इस दुनिया का, इस जहान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो हमसे सारी बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए सलमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम मियाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि आपने मेरा इंतखाब किया, आप यहाँ तक आए और आपसे बातचीत की, इतना लुत्फ़ आया, इतना मज़ा आया कि मैं बयान नहीं कर सकती। तहे दिल से उर्दू टीवी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, नजम साहब का और आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा जी की ज़िंदगी उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी किताबें इस टॉपिक पे लिखी गई कि अगर आपको कुछ करना अच्छा लगता है उसे कंटिन्यू कीजिए, उस पैशन को आगे लेकर जाइए। और ख़ास तौर से मैं ये लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा, देखिए हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अगर आप एक लड़की हैं तो सलमा जी से थोड़ी सीख लीजिए और ज़िंदगी में कुछ ख्वाब देखा है तो कोशिश कीजिए उस ख्वाब को पूरा करने की, उसकी ताबीर को किसी और के मुताबिक नहीं, अपने हिसाब से, अपने हाथों से लिखने की। और जिस तरह की सलमा जी की ज़िंदगी रही है, खाने को लेकर उन्होंने जिस तरह से एक मकाम हासिल किया है, उसको लेकर मैं उन औरतों के बारे में भी कहना चाहूँगा जिनकी उम्र गुजर चुकी है, जो खाना बनाती हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर आंकती हैं। तो मैम आपसे मैं कहना चाहता हूँ, खाना बनाना एक आर्ट है, एक कला है। लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं खाना बनाकर, और आपके पास वो आर्ट है, मतलब कि आप आर्टिस्ट हैं। और खाने पर यहाँ मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा जो मेरे एक करीबी दोस्त नज़्म इकबाल ने लिखा है। शाह और दरवेश में फ़र्क सिर्फ इतना है, शाह और दरवेश में फ़र्क सिर्फ इतना है, एक मेज़बान और एक मेहमान बना फिरता है।